नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू डिस्कशन में। आइए डिस्कस करते हैं आज का करंट अफेयर्स। इसमें पीएम ई बस सेवा के बारे में दिया है, जो भारत भर में 10,000 इलेक्ट्रिक बसों को लॉन्च किया जाएगा, इसके बारे में दिया है। प्लस उसके बाद भारत के तमिलनाडु राज्य में एक ड्रोन परीक्षण केंद्र, भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र खोला जा रहा है, इसके बारे में जानेंगे। प्लस उसके बाद सुलीना चैनल्स है, जो यूक्रेन को अनाज सप्लाई करने के लिए एक अतिरिक्त मार्ग मिला है, इसके बारे में जानेंगे। प्लस ये स्टीरियो मिशन है, सूर्य का अध्ययन करने के लिए नासा का मिशन है, इसके बारे में भी जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले न्यूज, पहले कुसीना मानो के बारे में दिया है। ये कुसीना माने है क्या? ये कर्नाटक सरकार की एक पहल है। कुसीना माने कर्नाटक सरकार की एक पहल है, जिसका उद्देश्य यही है, मनरेगा यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम और अन्य जो कामकाजी माताएं हैं, उनका जो नामांकन हुआ है कामकाज करने के लिए, वो अपने बच्चों का देखभाल करने के लिए उनके लिए एक आशियाना बनाया जाएगा। आशियाना मतलब घर, एक ऐसा स्थान होगा कि काम कार्य स्थल पर ही वो अपने बच्चों का देखभाल कर सकती हैं और काम भी कर सकती हैं। इस योजना में 4,000 ग्राम पंचायतों में बाल गृह या क्रेंच स्थापित किया जाएगा, जिससे बच्चों का स्वास्थ्य और पोषण और देखभाल आसानी से किया जा सकता है और काम भी प्रभावित न हो, और प्लस जो महिलाएं हैं उनकी आजीविका से भी कंप्रोमाइज न हो। तो ये कर्नाटक सरकार की पहल है, याद रखिएगा, कुसीना माने। इसका महत्व के बारे में बात करें तो इसका महत्व यही है, महिला श्रम शक्ति की जो भागीदारी है उसको बढ़ावा देना, प्लस उसके बाद जो कामकाजी माताएं हैं उनका रिस्पेक्ट करना, महिलाओं से बाल देखभाल के बोझ को पुनर्वितरण, बेहतर भुगतान और अधिक टिकाऊ काम में संलग्न होने की उनकी जो क्षमता है उसमें वृद्धि करना, प्लस प्रशिक्षित देखभाल कार्यकर्ताओं के साथ एक अच्छी तरह से प्रबंधित बाल देखभाल बुनियादी ढांचा प्रदान करके बाल सुरक्षा को भी एड्रेस करना है, और मातृत्व सुरक्षा को सक्षम करना, अब महिला रोजगार को बढ़ावा देना, ताकि वो अपने बच्चों को जब जहाँ उनको काम करना है वो देखभाल कर सकेंगी, तो इससे उनका जॉब भी नहीं छूटेगा। नेक्स्ट है पीएम ई बस सेवा योजना के बारे में दिया है, इसके बारे में जानेंगे। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम ई बस सेवा योजना को मंजूरी दे दी है, जिसका लक्ष्य है पूरे भारत भर में, इंटायर इंडिया, पूरे भारत भर में सिटी बस सेवा के सर्विस में 10,000 इलेक्ट्रिक बस को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। इसका उद्देश्य है, इस योजना का लक्ष्य है कि पूरे भारत भर में सिटी बस सेवाओं में 10,000 इलेक्ट्रिक बसें शुरू करना है, और जो ग्रीन मोबिलिटीज़ है, यानी जिसे कहते हैं हरित गतिशीलता, ग्रीन मोबिलिटीज़ है, उसको बढ़ावा देना, और उसका जो शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको प्रमोट करना। अगर वित्तीय आवंटन की बात है तो केंद्र सरकार 20,000 करोड़ रुपए इसे सब्सिडी के तौर पर देगी, 20,000 करोड़ रुपए इसे सब्सिडी के तौर पर देगी। इस योजना को संचालन की अवधि की बात किया जाए तो अभी इसे 10 साल के लिए लॉन्च किया जा रहा है, इसे 10 साल के लिए लॉन्च किया जा रहा है। इसे एक एक फैक्ट को याद रखिएगा। क्रियान्वयन खंड, इसे 2 खंडों में यानी 2 भागों में इसे लागू किया जाएगा। इसमें 169 से यानी कि 169 शहरों को इसमें शामिल किया गया है, जिसकी आबादी 3 से 40 लाख के बीच में होगी, जिनकी आबादी 3 से 40 लाख के बीच में होगी। उन शहरों का चयन किया गया है इन बसों को चलाने के लिए। तो इसमें 5 लाख से कम आबादी वाले शहरों में 50 इलेक्ट्रिक बस चलाए जाएंगे, प्लस उसके बाद 20 से 40 लाख आबादी वाले शहरों में 150 इलेक्ट्रिक बस को चलाया जाएगा, और उसके बाद 181 शहर में 181 शहरों में हरित शहर गतिशीलता पहल का समर्थन करने के लिए जो बुनियादी ढांचा है उसे और भी एडवांस तरीके से विकसित किया जाएगा। प्लस उसके जो सब स्टेशन होंगे, स्टेशन के बगल में जो स्टेशन बनाए जाएंगे उसके मीटर्स के पीछे बिजली का एक इंफ्रास्ट्रक्चर भी लगाया जाएगा, ताकि इन्हें रिचार्ज करना आसान हो, उन्हें आसानी से कहीं भी अगर रुके तो उस स्टेशन पर जाके अपना जो चार्ज हो सके, जिससे वो चल सके बसें। संचालन की जिम्मेदारी की बात किया जाए तो इस बस की जो संचालन की जिम्मेदारी होगी वो राज्य सरकार की होगी। जिस राज्य में चलाया जाएगा राज्य सरकार की होगी, या अगर म्यूनसिपल के अंदर चलाया जाता है, जिस शहर में चलाया जाता है तो उस शहर का जो बस सर्विस है उसके अंतर्गत आएगा। इस पर काम करने वाले जितने भी ऑपरेटर्स होंगे, उस ऑपरेटरों का जो भुगतान होगा उसके लिए जिस शहर में चलाया जाएगा वहाँ का म्यूनसिपल जिम्मेदार होगा, या जिस राज्य में चलाया जाएगा उसका राज्य सरकार ही भुगतान देगी। इसमें रोजगार सृजन कितना होगा? 45,000 से 55,000 नौकरियां इसमें पैदा होगी, प्लस उसके बाद शोर, वायु प्रदूषण प्लस कार्बन उत्सर्जन भी कम होगा, इलेक्ट्रिक बस चलने से। तो इसलिए स्टार्ट किया गया है पूरे भारत भर में 10,000 इलेक्ट्रिक बसों, याद रखिएगा फैक्ट को।
भारत का पहला ड्रोन सामान्य परीक्षण केंद्र तमिलनाडु का जो मानव रहित हवाई प्रणाली है जिसे ड्रोन्स कहते हैं, देश का पहला सामान्य परीक्षण केंद्र तमिलनाडु राज्य के अंतर्गत खोला जा रहा है या स्थापित किया जा रहा है। ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा फैक्ट तो यही हो जाएगा, भारत का जो पहला ड्रोन सामान्य परीक्षण केंद्र कहाँ खोला गया है, तो तमिलनाडु राज्य के अंतर्गत है। ये तमिलनाडु राज्य के अंतर्गत तमिलनाडु जो औद्योगिक विकास निगम है उसके द्वारा जो तमिलनाडु डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बनाया जा रहा है उसी के पार्ट के रूप में इसे भी डेवलप किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य यही है कि एरोस्पेस, रक्षा उद्योग और जो पारिस्थितिक तंत्र है उसको बढ़ावा देना प्लस उसके बाद भारत में देखिए ड्रोन तो बनते थे, जब ड्रोन बनते हैं तो ड्रोन का टेस्ट कहाँ हो, उसके लिए कोई प्रॉपर सेंटर नहीं था, तो पहला सेंटर तमिलनाडु के अंतर्गत खोला जा रहा है कि ड्रोन्स बनने के बाद उसे टेस्ट कहाँ किया जाएगा। तो ये देखिए फिगर भी देख सकते हैं। जैसा कि आगे बढ़ेंगे, डिजिटल स्वास्थ्य पर वैश्विक पहल के बारे में दिया है। तो हाल ही में भारत और विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसे WHO बोलते हैं, WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, दोनों ने मिलकर गुजरात में जो गांधीनगर है उसमें चल रहा जो G20 शिखर सम्मेलन है, G20 शिखर सम्मेलन, ध्यान रखिएगा गुजरात के गांधीनगर में जो G20 शिखर सम्मेलन होगा उसी के दौरान डिजिटल स्वास्थ्य पर वैश्विक पहल को शुरू करने के लिए तैयारी कर ली है। किसके द्वारा तैयारी कर लिया गया है, भारत सरकार और विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसका उद्देश्य क्या होगा, डेटा का अभिसरण को बढ़ावा देना, स्वास्थ्य प्लेटफार्मों का जो इंटरफेस है उसे बढ़ावा देना, वैश्विक स्तर पर जो डिजिटल स्वास्थ्य क्षेत्र है उसमें निवेश को प्रोत्साहित करना, इसका उद्देश्य है जो डिजिटल स्वास्थ्य पर वैश्विक पहल का। इसका मतलब इससे फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा इसका यही होगा कि अगर ये डिजिटल स्वास्थ्य पर जो वैश्विक पहल है, अगर इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है तो इसमें डॉक्टर्स की कमी है, पेशेंट अधिक है, मरीज अधिक है, डॉक्टर्स की कमी है, तो कहीं का डॉक्टर भी पेशेंट को डिजिटल रूप में देख सकता है, पेशेंट को डिजिटल रूप में काउंसलिंग किया जा सकता है और उसका जो ट्रीटमेंट है कहीं भी स्टार्ट किया जा सकता है कि डॉक्टर के अभाव में पेशेंट को कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको प्रमोट करने के लिए इसे बढ़ावा दिया जा रहा है। एशियाई विकास बैंक के साथ एक रोगी एक स्वास्थ्य कार्यबल गतिशीलता के पोर्टल के साथ भी इसे लॉन्च किया गया है। तो ध्यान रखिएगा गुजरात के गांधीनगर में इसे स्टार्ट किया जाएगा। आगे बढ़ेंगे, स्टीरियो मिशन के बारे में दिया है। यह नासा का मिशन है, सूर्य का अध्ययन करने के लिए इसे 2006 में लॉन्च किया गया था। ध्यान रखिएगा स्टेरियो ए और स्टेरियो बी के नाम से इसे दो जुड़वा के रूप में इसे लॉन्च किया गया था 2006 में। सूर्य का अध्ययन करने के लिए ये नासा का मिशन है। किसका मिशन है, नासा का मिशन है। नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है जिसका इस मिशन ने कई मील का पत्थर स्थापित कर लिया है, हासिल कर लिया है। मील का पत्थर मतलब कोई पत्थर नहीं होता है, मील का पत्थर मतलब एक बहुत बड़ी उपलब्धि को बोलते हैं मील का पत्थर। इसमें पहली बार हुआ है कि जो सूर्य को उनके कक्षा में 180 डिग्री की दूरी पर पहुंचकर, मतलब सूर्य के कक्षा में पहुंचने पर 180 डिग्री के एंगल्स पर इसे ठहरा कर उस पृथ्वी जो सूर्य है उसका पूरा पिक्चर्स को पूरी तरीके से सूर्य को कैप्चर कर लिया गया था। तो ये इसकी उपलब्धि है। और पृथ्वी के प्रति जो स्टीरियो ए है उसका हालिया दृष्टिकोण वैज्ञानिक अवलोकनों के लिए एक अनूठा अवसर भी प्रदान करता है। सौर्य और हेलियोस्फेरिक वेधशाला और सौर्य डायनेमिक्स वेधशाला सहित अन्य अंतरिक्ष यान के साथ अपने दृश्यों को जोड़कर स्टीरियो सूर्य का 3D पिक्चर्स प्रदान करेगा। सूर्य का जो 3D यानी 3 डायमेंशन पिक्चर्स है वो प्रदान करेगा जो स्टीरियो मिशन है इसके तहत। प्लस उसके बाद सूर्य के अध्ययन में और भी जानकारी जो भी उपलब्ध होगी वो ये प्रोवाइड्स कराएगा। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन तो यहीं से बन जाएगा। स्टीरियो मिशन किससे संबंधित है, नासा का मिशन है, अमेरिका का है। किसके अध्ययन के लिए, सूर्य का अध्ययन करने के लिए। ये फैक्ट यहाँ पर हो जाएगा। आदित्य L1 मिशन है, ये चर्चा में क्यों इसके बारे में जानेंगे। आदित्य L1 मिशन यह भारत का पहला सौर मिशन है, जिसे अगस्त के बताया जा रहा है कि जिसे अगस्त के लास्ट में या फिर सितंबर के शुरुआत में इसे लॉन्च किया जाना तय किया गया है। आदित्य L1 मिशन को इसे वहाँ पर पहुँचा दिया गया है जो श्रीहरिकोटा स्पेस पोर्ट है, आंध्र प्रदेश के अंतर्गत श्रीहरिकोटा स्पेस पोर्ट है, यानी श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष बंदरगाह पर पहुंचा दिया गया है इसे, और वहीं से इसे लॉन्च किया जाएगा आदित्य L1 मिशन। यह भारत का पहला सौर मिशन है। इसे L1 कक्षा में लॉन्च किया जाएगा। ये है L1 कक्षा। यहाँ पर देखिए ये है सन, ये है पृथ्वी के बीच में जो L1 पॉइंट है वहाँ पर लॉन्च किया जाएगा। तो L1 का मतलब क्या होता है, जो L1, L2, L3, L4, L5 क्या है।
एक लैग्रेंजियंस एक यूरोप के एक साइंटिस्ट थे, मैथमेटिशियन थे। उन्होंने कई लोकेशन को सेट किया और उसको पॉइंट वाइज, उनका नाम लैग्रेंजियन था, उन्हीं के नाम पर लैग्रेंजियन पॉइंट नाम रखा गया उन स्थानों को। इसका महत्व क्या होता है कि दो पिंडों के बीच में उन्होंने दूरी स्थापित की, जैसे सूर्य और पृथ्वी के बीच में। तो एक ऐसे स्थान का उन्होंने चयन किया, खोज की। उस स्थान पर अगर किसी स्पेस यान या किसी चीज़ को ले जाते हैं तो वहाँ से दोनों का यानी सूर्य और पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बराबर होगा, यानी ये इसका खिंचाव इधर होगा ना इसका खिंचाव इधर होगा। तो जो स्पेस यान वहाँ पर जाएगी वो अपने संतुलन की अवस्था में रहेगी। जब कोई भी स्पेस यान संतुलन की अवस्था में रहेगी तो किसी चीज़ का अगर पिक्चर्स लेना है, अध्ययन करना है, तो और बारीकी से अध्ययन कर सकता है। तो ये था लैग्रेंज पॉइंट के बारे में दिया था आदित्य L1। इसे लैग्रेंजियन 1 पॉइंट पर लॉन्च किया जाएगा। एक फैक्ट ये भी याद रखिएगा, इसे L1 पॉइंट पर इसे लॉन्च किया जाएगा। आदित्य L1 सूर्य और कोरोना का अवलोकन करने के लिए भारत अवलोकन करने वाला पहला भारतीय अंतरिक्ष मिशन है। L1 कक्षा आदित्य L1 को लगातार सूर्य को देखने की अनुमति देता है। मतलब कि यदि यहाँ पर उसे लॉन्च किया जाता है L1 कक्षा में, तो यहाँ से सूर्य को, क्योंकि स्थिर के पॉइंट पर पहुँच जाएगा, तो यहाँ से सूर्य का जो ऑब्जर्वेशन है वो आसानी से कर सकता है। इसे किसके द्वारा आदित्य L1 मिशन को किसके द्वारा लॉन्च किया जा रहा है, ध्यान रखिएगा, जो PSLV यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल XL है, XL। ये जो प्रक्षेपण यान है इसके द्वारा आदित्य L1 मिशन को लॉन्च किया जा रहा है। और यही है कि सौर का जो ऊपरी वायुमंडल है, जिसे क्रोमोस्फीयर और कोरोना कहते हैं, उसका अध्ययन करना इसका लक्ष्य है जो आदित्य L1 मिशन है। तो आइए क्रोमोस्फीयर्स और कोरोना के बारे में भी जान लेते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले कोरोना वाले पार्ट को देखते हैं। यह है कोरोना, जो सूर्य का सबसे बाहरी आवरण होता है, जो हमेशा चमकता है, वहाँ से रोशनी निकलती है, तो उसे बोलते हैं कोरोना। यहाँ पर जो प्रकाश होता है काफ़ी हाई होता है और टेम्परेचर भी काफ़ी हाई होता है। ये एक सूर्य का तरल अवस्था है, प्लाज्मा अवस्था है सूर्य का, जिसे कोरोना बोलते हैं। उसके बाद वाली लेयर जो है उसे बोलते हैं क्रोमोस्फीयर्स। क्रोमोस्फीयर्स क्या है, ये नॉर्मली इनविजुअल है, ये हमें दिखाई नहीं देता है, सामान्य तौर पर ये हमें दिखाई नहीं देता है। इसे देखने के लिए क्या करना पड़ता है, दूरबीन का इस्तेमाल किया जाता है क्रोमोस्फीयर्स को देखने के लिए। तो कोरोना, क्रोमोस्फीयर्स, इन्हीं दो चीज़ों का अध्ययन करने के लिए भारत का आदित्य L1 मिशन लॉन्च किया गया है। उसके बाद वाली लेयर्स के बारे में बात करें तो उसको कहते हैं फोटोस्फीयर्स। फोटोस्फीयर्स जो सूर्य का सबसे गहरा पॉइंट होता है, डीपेस्ट पार्ट्स होता है ये सूर्य का, इसे हम डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकते हैं, मतलब डायरेक्ट इसे देख सकते हैं, या इस प्रकार से दिखाई देता है। प्लस उसके अंदर वाला जो लेयर है उसे बोलते हैं कन्वेंशन जोन्स, एनर्जी ट्रांसफर बाय कन्वेंशन, मतलब संवहन के द्वारा ऊर्जा को वो ट्रांसफर करता है इस जोन के माध्यम से। प्लस उसके बाद जाएंगे तो ये है रेडियो एक्टिव जोन। रेडियो एक्टिव जोन का मतलब क्या होता है, विकिरण यानी रेडिएशन के माध्यम से जो ऊर्जा ट्रांसफर होती है आगे के लेयर्स में, उसे बोलते हैं रेडिएशन जोन्स। फिर लास्ट में आता है कोर। ये क्या है, सूर्य का कोर, यानी कि एकदम सेंटर्स, वेयर न्यूक्लियर फ्यूजन्स, यहाँ पर न्यूक्लियर फ्यूजन्स होते हैं, यानी कि जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन्स का आपस में फ्यूजन्स होता है तो वो हीलियम में कन्वर्ट होता है, उसके साथ साथ ढेर सारी ऊर्जा वहाँ से निर्मुक्त करता है। तो ये था उसके कोरोना के बारे में। आगे बढ़ेंगे, आगे गांधी धाम के बारे में दिया है, चर्चा में किए हुए गुजरात के अंतर्गत, इसके बारे में देखेंगे। ये है देखिए गांधी धाम। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री जिनका नाम है अमित शाह जी, देश की कृषि समृद्धि प्राप्त करने के लिए, यानी कि कृषि क्षेत्र को, देश का जो कृषि क्षेत्र है उसे और भी समृद्ध बनाने के लिए गुजरात के गांधी धाम में इफ्को नैनो डीएपी तरल संयंत्र का उद्घाटन किया है। इफ्को नैनो डीएपी तरल संयंत्र का उद्घाटन यहाँ पर किया है। इससे फ़ायदा क्या होगा, इसका उद्देश्य यही होगा कि जो पर्यावरण स्थिरता को बढ़ावा देना, प्लस यूरिया और डीएपी जो आयात की जा रही है अधिक से अधिक, उसके आयात को कम करना, और भारत का जो आत्मनिर्भरता है उर्वरक के क्षेत्र में उसे बढ़ावा देना, आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना, इसका उद्देश्य है। ध्यान रखिएगा कहाँ हो रहा है, गुजरात के गांधी धाम में। गांधी धाम पर अगर फोकस करें एक बार, तो गांधी धाम जिसे शुरू में स्टार्ट में इसका नाम सफदरगंज था, नाम से जाना जाता था, यह गुजरात के कच्छ जिले का सबसे बड़ा और सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। ध्यान रखिएगा, गुजरात का जो कच्छ जिला है उसमें गांधी धाम पड़ता है। ये शहर है सबसे बड़ा और सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। 1950 के दशक शुरुआत में भारत के विभाजन के बाद सिंध प्रांत से आए सिंधी
और उसके बाद जो हिंदू शरणार्थी थी उनका यहाँ पर पुनर्वास किया गया था, गांधी धाम में बनाया गया था। इसका नाम एम के गांधी पर नाम पर रखा गया है। एम के गांधी मतलब महात्मा गांधी के नाम पर, करमचंद महात्मा गांधी के नाम पर गांधी धाम, इस जो सफदरगंज जगह है उसका नाम रख दिया गया है। और यहाँ पर देखिए एक इंडियन एक्सप्रेसवे है जो गांधी धाम से स्टार्ट होती है प्लस उसके बाद मुंबई बांद्रा तक जाती है, एक एक्सप्रेस है, इसके बारे में दिया है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट है सुलीना चैनल्स के बारे में दिया है। सुलीना चैनल्स यहाँ पर देखिए, यह है यूक्रेन्स, यहाँ पर नीचे है ब्लैक सी, ये है ब्लैक सी यानी काला सागर। यहाँ पर अंदेशा बंदरगाह था इसका, यूक्रेन का। इस बंदरगाह से काला सागर के माध्यम से अनाज ये सप्लाई करता था यूरोप, एशिया और अन्य देशों में। इसका अनाज यूक्रेन का सप्लाई होता था। तो ब्लैक सी के जो महत्वपूर्ण बंदरगाह है, इस पर अभी वार चल रहा है, यूक्रेन और रसिया के बीच में युद्ध चल रहा है, तो वे कैप्चर करके रखा है रसिया। तो ये ब्लॉक कर दिया है कि ये काला सागर के माध्यम से यूक्रेन का अनाज सप्लाई नहीं होगा। तो इसके लिए एक नया चैनल खोजा गया है, सुलीना चैनल नाम है। एक अतिरिक्त मार्ग खोज लिया है यूक्रेन ने, जिसके माध्यम से वो करेगा क्या, वो अपने अनाज को यूरोप में पहुंचा देगा। तो ये सुलीना चैनल है क्या, इसके बारे में जानेंगे। सुलीना चैनल यहाँ पर देखिए, ये लाइनिंग जो खींच रहे हैं, सुलीना चैनल एक नदी है जो डेन्यूब नदी की सहायक नदी, ये जो बड़ी वाली नदी देख रहे हैं ना, यह है डेन्यूब नदी, यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। यूरोप की पहली सबसे बड़ी नदी वोल्गा है जो रसिया में है। यूरोप का आधा हिस्सा रसिया का पार्ट भी है, वोल्गा है। फिर दूसरी सबसे बड़ी नदी डेन्यूब नदी है। यहाँ पर देखिए इसकी सहायक नदी है जिसका नाम है सुलीना चैनल्स। यहाँ देखिए सुलीना चैनल्स, इसके माध्यम से डेन्यूब नदी पर जाएगा। डेन्यूब नदी के सहारे पूरे यूरोप में यूक्रेन अपना जो अनाज है वो पहुंचा सकेगा। यूक्रेन का जो मालवाहक जहाज है वो सुरक्षित पूरे यूरोप में जाएगी, यूरोप से अन्य देशों में पहुंच सकती है। तो ये था सुलीना चैनल्स के बारे में। और उसके बारे में जानेंगे, थोड़ा डेन्यूब नदी के बारे में जानेंगे। यहाँ देखिए ये जो जर्मनी के पश्चिमी क्षेत्र में जो ब्लैक फॉरेस्ट है जर्मनी का, ध्यान रखिएगा, इससे भी क्वेश्चन पूछा है ब्लैक फॉरेस्ट पहाड़ कहाँ है, तो वो है जर्मनी में। जर्मनी का जो ब्लैक फॉरेस्ट पहाड़ है वहाँ से निकलती है। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो 2850 किलोमीटर से लंबाई इसकी है, किसकी, डेन्यूब नदी की है। और फिर यहाँ से निकलने के बाद यूरोप को कवर करते हुए ब्लैक सी यानी काला सागर में जाकर गिरती है। ये यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। पहली नदी कौन सी है, वोल्गा नदी है। तो ये था सुलीना चैनल के बारे में, डेन्यूब नदी के बारे में। यदि जानकारी ठीक लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर भी करते रहिए। थैंक यू।